प्रिपरेशन का पहला तरीका देख लो बच्चे, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें तुम्हें ज्यादा एडवांस इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास E1 भी है, E2 भी और E1 CB भी है, लेकिन श्योर है कि पेपर में वो डिस्कशन 11th लेवल पे नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में सब आ रखा है। E1 में भी टर्शरी रिएक्टिव है, जनरल बात कर लेते हैं। E2 में भी टर्शरी रिएक्टिव है, क्लियर ना। और ये गेम ही अलग स्टोरी का है। वो E1 CB हम किस केस में ले रहे होते हैं, RF के केस में। फिर जब E1 है, जब एलिमिनेशन 1 की बात कर रहे हो, तो यहाँ वीक बेस की नीड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस की नीड है, और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस की नीड है। ठीक होगी बात। जब आप एलिमिनेशन 1 की बात कर रहे हो, क्लियर, तो दो स्टेप है। एक है आपके पास कार्बोक्टेन का फॉर्मेशन जो स्लो होएगा, जबकि इसके अंदर कार्बोक्टेन का फॉर्मेशन होने के बाद जो एलिमिनेशन होना है, -H होना है, वो स्टेप फास्ट है और उसमें क्या बन जाएगा, एल्कीन। और जहां भी कार्बोक्टेन बने वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन इस लेवल पे 11th की बुक में नहीं है, जबकि इससे ज्यादा पढ़ चुके हो। या इथेनॉल दिया तो पक्का ये इसके साथ क्या करवाने की कोशिश कर रहा है, E1। KOH दे दिया तो E2 चेंज हो गया। बस ये ध्यान रखो कि जब भी एल्कोहलिक KOH या स्ट्रॉन्ग बेस दे दे तो आपको एक ही स्टेप में रिएक्शन करवानी है। धीरे धीरे करके सब बातें आपको 12वीं क्लास वाली एल्काइल हैलाइड चैप्टर की याद आ जाएंगी। सिंगल स्टेप प्रोसेस होएगा, और जब कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस हो तो वहां बनती है फर्स्ट एट ऑल ट्रांजिशन स्टेप इन द स्लो स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट इन द स्लो स्टेप। उसके बाद फिर प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाएगा, बात खत्म है, और क्या बन जाएगी, एल्कीन। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट नीड किस बात की है, स्ट्रॉन्ग बेस की, और यहाँ किस बात की नीड है, वीक बेस, और जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं वो सबसे प्राइमरी लेवल पे आना चाहिए। दैट इज अ साइन ऑफ हीटिंग। समझ गए मेरी बात को आप लोग। तो वही से हम टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी की बात कर रहा है, वही टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी की बात कर रहा है, वही हेलोजन हटाकर एल्कीन, हेलोजन हटाकर एल्कीन, हेलोजन हटाकर एल्कीन। इसमें वो ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा बातों को ना। हाँ जी, अगर सारा एल्काइल ग्रुप सेम हो तो फिर आयोडाइड का रिमूवल सबको पता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी। दिस इज बेस्ड ऑन द बोन डिसोसिएशन, और बोन डिसोसिएशन किसका डिफिकल्ट है, RCl का। और इतना ध्यान रखो, जो भी एल्कीन बनेगी वो रूल फॉलो करेगी कौन सा वाला, सेटजेफ रूल। और व्हाट इज अ सेटजेफ रूल, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज ऑलवेज मोर स्टेबल। जो ज्यादा एल्काइलेटेड है, जो ज्यादा एल्काइलेटेड है वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आपको एल्कोहलिक QH बार बार लिखे जा रहा है, कहीं भी इसने वीक बेस लिखा ही नहीं। उसको पता अगर वीक बेस लिख दिया तो E1 से ले जाएगा बच्चा, और जब E1 से ले जाएगा रिएक्शन को तो कार्बोक्टेन भी बनाएगा, और कार्बोक्टेन जब बनाएगा तो पक्का रीअरेंजमेंट भी करेगा, तो वो वाले प्रोडक्ट भी वो सोचेगा। तो इसीलिए यहाँ ऑलवेज ही E2 के थ्रू रिएक्शन कंट्रोल कर रहा है 11th की बुक में। फिर उसने बताया कि आपके पास अगर कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड हो जिसके साथ तुम्हें दो टाइप के एल्कीन मिलने की पॉसिबिलिटी हो, तो सेटजेफ के अकॉर्डिंगली आपको 2 ब्यूटीन की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। और 2 ब्यूटीन भी क्या शो कर रही हो बच्चे, देखना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने क्या था, आपको आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि जब आपके पास कोई ऐसी एल्कीन आ रही हो जो सिस्ट्रान शो कर रही हो तो उसको भी काउंट करना चाहिए। तो मेरे को कोई बोलेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से कितनी एल्कीन बनी, तो मैं कभी भी 2 आंसर नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी 2 आंसर नहीं बोलूंगा। मैं आपको आंसर दूंगा कितने, मेरे पास 3 आंसर आ रहे हैं, 1 ब्यूटीन 1, 2 ब्यूटीन का सिस एंड ट्रांस। हो सकता है आपके दिमाग में मेरी बात उतर गई हो। इजो फॉर्मेशन वही सेटजेफ रूल से कंट्रोल होएगा, मोर एल्काइलेटेड, लेस एल्काइलेटेड, लेस लेस लीस्ट पर पहुंच गया वो। ठीक है जी। इसके अलावा एक बात यहां बोल रखी है, वो स्टेबल एल्कीन का फंडा है बस। अगर कहीं भी एल्कीन बनने में कॉन्जुगेशन, वो भी डाई नहीं हो सकती है कॉन्जुगेशन, और तो क्या होएगा, वही एल्कोहलिक QH लिखा, HBr निकालना है। तो यहां से HBr निकलकर
1,3 ब्यूटाडाइन बन जाएगा। अब इनमें से पूछेगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो साफ दिख रहा है कि ये ईज होगी, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिसिटी एंटर कर रही है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन एनहांस कर रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन वगैरह तो कुछ एनहांस नहीं कर रहा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया बस। तो यही इसका ईज होएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का। ठीक है जी। इसके बाद है प्रोडक्ट सोचना है आपको ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अल्फा है, इसका पड़ोसी बीटा, इसका पड़ोसी बीटा डैश, इसका एक और पड़ोसी बीटा डबल डैश। ठीक है जी। तो जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो इनको एक बार वापस लिख दो, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, बस अब बिना सीएल के लिख देना। एक बार एच इधर लगा दो, क्योंकि एल्कोहलिक एच लिख रहा है तो पक्का E2 के थ्रू, कार्बोकटाइन तो भूल ही जाओ। आपने देखा होगा जब 12वीं से 11वीं वापस पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि आपको ये बात तब पता ही नहीं चली थी, लेकिन मैंने आपको बताई थी 11वीं के नोट्स में। क्लियर? तो डबल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल। अब सोचो इन दोनों में तो कोई फर्क है नहीं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो दो प्रोडक्ट आपके पास आ गए हैं, तो जिसमें भी जितने ज्यादा अल्फा होंगे, साफ दिख रहा है, वो ज्यादा स्टेबल होएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 12वीं का है, 12th क्लास। क्या क्या लेके चलते हो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO फॉर हाई टेम्परेचर, और ये रिएक्शन कार्बोकटाइन के थ्रू चलेगी। लेकिन अगर आप इसकी जगह P2O5 ले लो, अगर आप एल्यूमिना ले लो हाई टेम्परेचर पे, आप सबको याद आ जाएगा एक एक करके, तो डिहाइड्रेशन में कार्बोकटाइन बनने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल, जीरो। मोमेंटरी कार्बोकटाइन बनता है, बट वो रीअरेंज होने की कंडीशन में नहीं है। लो जी, आप बच्चों को बताया था कि इसको कंट्रोल कैसे करना होता है, पहले ये हटा दिया करो। इसका यहाँ कार्बोकटाइन बना, इसके पड़ोस में कहीं से भी एक H उड़ा दो, जिससे एक स्टेबल एल्कीन सेटजेफ रूल को फॉलो करते हुए बन जाए। अगर आपको कोई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 1 है, ये 2 है, 1,2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा। टेम्परेचर शुड बी हाई एंड रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द कार्बोकटाइन। रिएक्शन कार्बोकटाइन के थ्रू चलती है, ये देखो पहला स्टेप है, जिसमें अपनी आदत के अकॉर्डिंगली ये आयोनाइज हो रहा है, ये एसिड था इसीलिए। उसके बाद इस H ने और लोन पेयर ने रिएक्ट करके आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल दे दिया, क्योंकि अल्कोहल भी मिक्सचर के अंदर ही है। अब समझना क्या है, आप सारे समझदार बच्चों जो सुन रहे हो, यहां जो आपके पास CH3CH2OH2 प्लस पड़ा हुआ है, दिस वन, ये एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होएगा, उतना कार्बोकटाइन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जानी है। क्यों? क्योंकि अब समझो ये एक एसिड बेस रिएक्शन थी, यहां भी लोन पेयर और प्रोटॉन का रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, लेकिन कार्बोकटाइन का बनना मतलब इस OH2 का बाहर निकलना, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। दैट्स वाई इसको क्या बोल दिया गया है? स्लो। पेपर में पूछा जाता है आउट ऑफ द 4 विच वन इज द स्लो स्टेप, तो बता सकते हो कि एसिड बेस रिएक्शंस आर जनरली फास्ट। अब कार्बोकटाइन बना, नाउ देयर विल बी चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हुआ तो अच्छा जी। अब जो आपके पास कार्बोकटाइन बन गया, ये जो HSO4 है अपना प्रोटॉन वापस डिमांड करेगा, बिकॉज इट इज अ कॉन्जुगेट बेस। तो यहां से क्यों? क्योंकि आपको भी पता है इस जगह पे क्या हो रहा है बच्चे, हाइपर कॉन्जुगेशन, कभी ये बिना बॉन्ड के, कभी ये बिना बॉन्ड के, कभी ये बिना बॉन्ड के। तो HSO4 माइनस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रोटॉन को रिमूव करके आपको कहां तक पहुंचा देगा? एल्कीन तक। एल्कीन कौन से रूल से आएगी? वही सेटजेफ रूल। कौन एल्कोहल फास्ट रिएक्ट करता है इन द डिहाइड्रेशन? टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और ये किससे फिक्स होएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन से। टर्शियरी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बना रहा है, दैट्स वाई रिमूवल आसान है। ये 1 ब्यूटेनॉल है, ये ऑक्सोनियम बन गया, कार्बोकटाइन का बनना स्लो था। उसके बाद इसने अपने आप को रीअरेंज किया, प्राइमरी चेंज टू सेकेंडरी। फिर भी आपके पास 2 आंसर आए, बट यील्ड में ज्यादा कौन आया? वही सेम
जो मोर एल्काइलेटेड था, नेक्स्ट आपको पहले ही बता रखा था कि एल्यूमिना में H नहीं है, जहां H नहीं है वहां कार्बोक्टेन नहीं है, और जहां कार्बोक्टेन नहीं है वहां रीअरेंजमेंट नहीं है। क्लियर? तो रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, लाइक और ये बल्की होने की वजह से इजीली यहां से रिमूव हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। OH को निकालने का तरीका है, एक चैप्टर हुआ करता था एल्काइलाइड, वहां रिएक्शन थी आपके पास एल्कोहल से एल्काइलाइड बनाना, वहां आपने एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सनट्रेटेड HCl लिया, और फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द यूज ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपको शायद पता होएगा इसने OH को निकालने में हमारी हेल्प की थी, उसको बल्की करके। Similarly, give all the possible products of the following. Reaction also indicate the major product. इस क्वेश्चन को करो भी अपने आप, इसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो दे दूंगा स्टेटमेंट। डन हो जाए तो बता देना भाई। पक्का? श्योर? पता कैसे हो रहा है? हाँ ठीक है ना। इसने कहा जी मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो सेट जब से बता देना। ये भाई साहब यहाँ सेट है, प्लस यहाँ आ गया, प्लस आने के बाद ये रीअरेंज हो गया, प्लस आने के बाद ये रीअरेंज हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने आंसर सोचना है। H यहां से भी जा सकता है, इस जगह से भी जा सकता है, क्लियर ना? इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। एक तो बिना रीअरेंजमेंट किए भी आपने सोचा हुआ है, क्लियर ना? वो ये वाला है। ये रीअरेंज के बाद आए, जब राइट से निकला तो ये बन गया, लेफ्ट से निकला तो ये बन गया, और अपर पार्ट यहां से निकला तो ये बन गया। हाँ जी, डी हेलोजिनेशन बड़ा आसान काम है। जेमिनल विसिनल पे आप जिंक लगा दो। इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, जिंक इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिमूवल होकर क्या बन जानी? एल्कीन, कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, यहां ट्रिपल लिखा, इस जगह पे PDC लिख लिया, PD बेरियम सल्फेट लिख लिया। कुल मिलाकर जिसको लिंडलार रिएजेंट बोलना है आपने, और ये सिन एडिशन है, और दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड करेंगे। और इसके बाद अगर PDC नहीं ले रहे, PDC नहीं ले रहे, सोडियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, इसको आपने बोला BiRCH, बिर्च रिडक्शन। ये आपके पास एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके पास आप ही की ऑप्टिकल की बुक का क्वेश्चन है। अगर मैं इस पे PDC का अटैक करवाऊं, और इस जगह पे अगर मैं सोडियम लिक्विड अमोनिया का अटैक करवाऊं, तो PDC से सिस 2 ब्यूटीन, और सोडियम लिक्विड अमोनिया से ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये सिस है, ये ट्रांस है, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आप जानते हो, सिस ट्रांस तो है ही, ज्योमेट्रिकल तो है ही, इन्हीं का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने नाम क्या दे दिया था? डायस्टीरियोमर्स। सोडियम लिक्विड अमोनिया ट्रांस क्यों करता है ये भी आपको बता रखा है, क्लियर ना? C ट्रिपल C
सोडियम की आदतें आपको पता है, मुझे भी पता है। इट इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एक्टिव मेटल ड्यू टू वेरी लो ई नोट, -2.71 ई नोट है इसका। अब सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, तो इस पे आ जाना है आपके पास, एक पे प्लस एक पे माइनस, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दो माइनस सेम डायरेक्शन में होंगे, वो वापस एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। हो सकता है मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पाए हो। नाउ इनमें रिपल्शन लगने से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होएगी तो रिपल्शन कम हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन या तो पहले ऐड करके दूसरा यहां ऐड कर दो, या फिर इस तरीके से इस पर जो सोडियम प्लस ने अमोनिया के बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन निकालने हैं, वो यहां पर अटैच करवा दो, तो बिर्च रिडक्शन विल गिव द ट्रांस प्रोडक्ट, लिंडलर रिएजेंट विल गिव द सिस प्रोडक्ट। ये भी सिंपल वे है। सक्सिनिक एसिड या उसका डेरिवेटिव, सक्सिनिक एसिड या उसका डेरिवेटिव, सीधा सा आंसर किसे बाई रेडिकल बनेगा। और जब भी बाई रेडिकल बने तो आपको बताया था पॉसिबिलिटी ऑफ द डाइमेराइजेशन, लेकिन डाइमेराइजेशन में यहां नुकसान हो गया, स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर बन गया। इससे अच्छा एल्कीन बना दे। समझ पा रहे होगे शायद। तो सोडियम पोटेशियम सक्सीनेट या फिर उसके डेरिवेटिव्स, सोडियम पोटेशियम सक्सीनेट या फिर उसके डेरिवेटिव्स, सोडियम पोटेशियम सक्सीनेट या उसके डेरिवेटिव से प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब बना सकते हो आप लोग। और तरीका रहेगा इसका इंटरमीडिएट बाय रेडिकल। तो जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स हमने सीखे हो सकता है आपके दिमाग में एंट्री कर गए हो। ठीक है जी, यही एल्काइन बनाना भी सिखा दिया। C डबल, इसको आप बोलते हो सक्सीनेट के बाद फ्यूमेरेट एंड मेलेट, ये मेलेइक एसिड है। इसका अगर सोडियम डेरिवेटिव लेके चलोगे तो वही सेम हरकतें होंगी, डॉट डॉट आएगा और यही डॉट डॉट एल्काइन बना देगा। इसका नाम सोडियम पोटेशियम सक्सीनेट के बाद मेलेट है या फ्यूमेरेट। इससे 2 ब्यूटीन बन जानी है। देखने से पहचान में आ रहा होगा आपको, ये सक्सिनिक एसिड का डाइमिथाइल डेरिवेटिव है। क्यों भाई? इसमें से अगर आप सोल्युबिलिटी चेक करो तो सिस वाले की पानी में ज्यादा है, क्योंकि सिस का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी है। बाकी इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं, तो मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टी जब करने लगो C डबल बॉन्ड C पे, न्यूक्लियोफाइल तो बिल्कुल मना कर देगा, भाई साहब हम नहीं जाएंगे इस पे। मैंने कहा क्यों, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? कहता मैं नेगेटिवली चार्ज हूं और सामने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पड़ी हुई है, मेरे पे रिपल्शन लगेगा, मैं नहीं जाता। मैंने कहा भी ना जा, इलेक्ट्रोफाइल को भेज देते हैं। और ये जो तरीका आपको बताया था, इसके थ्रू आपका सारा के सारा चैप्टर फिंगर टिप्स पे आ गया। सिंपली इलेक्ट्रोफाइल 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 विदाउट लोन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर वाले 99% है आपके पास, विद लोन पेयर वाले 1% भी नहीं है। जैसे Br प्लस ही तो है बेचारा, और है कौन? Cl प्लस Br प्लस, F प्लस होता ही नहीं है। तो जब इसका मार्कोवनिकोव अटैक हुआ, मान लो यहाँ मिथाइल है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, शिफ्टिंग इधर हो गई, नेगेटिव देखते ही जाकर इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ गया, इसके पास में प्लस था,
ये कार्बोक्टाइन बन गया क्योंकि लोन पेयर तो था नहीं सी पे ई पे कोई। अब ये हरकत यहां भी हुई, लेकिन इस ई पे लोन पेयर होने से इस प्लस की जीभ लपलप आ गई। इस ई पे लोन पेयर होने से ये जो कार्बन था इसकी जीभ, कार्बन पे प्लस था उसकी जीभ लपलप आई और ये क्या बन गया, साइक्लिक टीएस। और जहां जहां साइक्लिक टीएस बनेगा वहां कार्बोक्टाइन नहीं, और जहां कार्बोक्टाइन नहीं वहां रीअरेंजमेंट नहीं। और जब रीअरेंजमेंट नहीं तो आंसर एक ही तो बनाना है, बस जो सोचा आपने। दो टाइप के मैकेनिज्म्स हैं, अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही करवाना है। ये आपके पास एक हाइड्रोजनेशन, जिसको बार बार बोल रहे हैं हाइड्रोजनेशन में बस एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या है। ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करवा रहे, जनरल बात कर रहे हो। तो यही एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। यही एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। यही एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, क्योंकि अगर आप इथीन की बात करोगे तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, क्लियर ना, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। लेकिन जो रिएक्टिव ज्यादा है, जो रिएक्टिव ज्यादा है वो हाइड्रोजनेशन में सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, फास्टेस्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। इसमें पूछ रहा आपसे कि फास्टेस्ट रिएक्ट कौन कर रहा है, तो 4 ही करेगा, साफ सी बात है। उसके बाद यहां अल्फा हाइड्रोजन, वो भी सिस था, लेकिन यहां अल्फा हाइड्रोजन और बढ़ गए, 9 हो गए। और यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 10 हो गए। तो थर्ड नंबर वाले पे 10 अल्फा होने की वजह से लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन हो गया। और इस पे सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा होने से मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन हो गया। लो जी, अब हम अटैक करवाने जा रहे हैं एचएक्स का। एचएक्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर सारी दुनिया जानती है 12वीं पढ़ने के बाद कि एचएफ को रिएक्ट करवाना कोई आसान काम नहीं है। एचआई रिएक्ट फास्टेस्ट, एचआई रिएक्ट फास्टेस्ट। यही आपके पास मार्कोवनिकोव रूल अभी बताया था थोड़ी देर पहले। मार्कोवनिकोव रूल का सिंपल वर्जन क्या है कि जब भी किसी आप ओलिफिनिक बॉन्ड पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे तो ये अटैक उस कार्बन पे होना चाहिए, ये अटैक उस कार्बन पे होना चाहिए जो हेल्प करेगा, जो मेरी हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्ब कैटायन। उस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ, उस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ जो स्टेबल कार्बोक्टाइन बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है। तो अब इसमें कोई पंगा था ही नहीं, प्रोपीन देखो, इलेक्ट्रॉन पुश करो, यहां पे अटैक करवा दो, ये सेकेंडरी कार्बोक्टाइन बन जाना है आपके पास। और सिमेट्रिकल एल्कीन पे आपको लगाने की नीड नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आप अप्लाई करो। अब ये प्रोपीन वापस दिखाया, पहले अटैक इस जगह कराया तो सेकेंडरी बना, उसके पड़ोस में कराया तो प्राइमरी बना, यानी 1 2 में से अगर 1 पे करवा रहा है C1 पे तो सेकेंडरी बन रहा है, और C2 पे करा रहा है तो प्राइमरी बन रहा है। तो मैं इस पाथ को ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा, और जहां सेकेंडरी कार्बोक्टाइन बने, स्टेबल इंटरमीडिएट बने, क्लियर, वो बना दिया है। अब इसी का एक एग्जांपल उसको दिया कि अगर आप ये अटैक करवा रहे हो, यह HCl ला रहे हो, तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहां अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल के यहां अटैक करते ही कार्बोक्टाइन जो बना वो तो अनस्टेबल बन गया, क्योंकि CF3 इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, CF3 इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इस प्लस की स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई।
CF3 इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से आंसर यहां ना के इस जगह आएगा। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसका प्रोडक्ट सोचो भी फास्ट। HBr का अटैक करवाना है इस स्ट्रक्चर पे, कोई कंफ्यूजन? चलो भाई, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट के बारे में जानते हैं। ये सिर्फ HBr देगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये वाला इफेक्ट सिर्फ पेरोक्साइड देगा, H2R2O2। HBr देगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और शायद आपको पता हो हेल्पर हेल्प्स इन हीट, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन हेल्प्स इन द फ्री रेडिकल रिएक्शंस, चाहे वो आपके पास एडिशन हो चाहे आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो। हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड रेडिएशन फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एडिशन हो चाहे आपके पास वो सब्स्टिट्यूशन हो। क्लियर? तो पहले स्टेप में FR बना, फिर CO2 निकल के फिनाइल FR बना, उसी फिनाइल FR ने एक BrFR दिया मुझे, ये था मेरे पास CIS, चेन इनिशिएशन। अब जो प्रोपेगेशन के स्टेप हैं दोस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने डिटर्मिनेशन करना है सारी बातों का। ये Br बना CIS के अंदर। अब ये अटैक करेगा दो तरीके से, या तो 1 पे कर दे, क्लियर, या C2 पे किया उसने, या C1 पे कर दे। C2 पे गया तो ये प्राइमरी FR बना जो लेस स्टेबल है, लेकिन जब C1 पे गया, C1 पे इस जगह पे, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना जो मोर स्टेबल है। तो इस पाथ को हम प्रोपेगेट नहीं करवाते, इस पाथ को हम प्रोपेगेट करवा देंगे। ये देखो, फिर वही HBr वापस मिल गया। FR हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ FR, फ्री रेडिकल हेल्प करेगा फर्दर FR बनाने में, वो फिर हेल्प करेगा फर्दर FR बनाने में। क्लियर ना? ऐसे करके FR 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 बनते चले जाएंगे। तो ये CIS से आया, ये मेरे पास सबस्ट्रेट था अगर आप समझ पा रहे हो तो। इससे प्राइमरी बना हमने लेस रिकमेंड किया, सेकेंडरी बना हमने मोर रिकमेंड किया, और फिर इसी FR पे HBr का H और ये आ गया। अब इन दोनों के बिहाफ पे, अब इन टर्मिनेशन पे फोकस मत करो, अब इन दोनों के बिहाफ पे, अब इन दोनों के बिहाफ पे हमने पता लगाया कि अगर मैं फ्लोरिनेशन करवा रहा हूं तो जो पहला स्टेप है जो भी बताया था आपको, ये फ्लोरीन फ्री रेडिकल बना, अटैक किया, वो एक्सो है। क्लियर? लेकिन दूसरा स्टेप एंडो है। दूसरा स्टेप एंडो मतलब रुक गई चेन। मतलब क्या कि तुम्हें एक बच्चे ने मुझे ड्रॉपर में परसों बोला कि सर इन दोनों का सम तो माइनस आ रहा है। मैंने कहा इन दोनों का सम लेना ही नहीं हम लोगों ने। कहते क्यों नहीं लेना? मैंने कहा तुमने मेरी बात को गौर से सुना ही नहीं था। क्या हुआ है, इस जगह पे HBr टूटा है और यहां भी तो तुम्हारे पास कौन होएगा, HF होएगा। HF का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। ये स्टेप तो हो जाएगा क्योंकि FR बना बनाया मिल गया, अगली बार FR बनने ही बंद हो जाएंगे। फ्लोरिनेशन के दूसरे स्टेप में फ्री रेडिकल बनने ही बंद हो जाएंगे। वही तो कह रहा था मैं आपसे पीछे, FR मेक्स FR मेक्स FR मेक्स FR मेक्स FR। तो जब दूसरे स्टेप में FR बने ही नहीं तो चेन वहीं ब्लॉक हो गई। हमें सम नहीं देखना इसका, इसमें एक्सो हुआ लेकिन दूसरा स्टेप फिर रुक गया क्योंकि HCl का बॉन्ड तोड़ना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन जो ब्रोमिनेशन करवाया आपने, हाइड्रोब्रोमिनेशन, उसके दोनों स्टेप में हमें ईज रही। और जब कोई एक्सो एक्सो हो, शायद आपको पता हो, किसी भी चैप्टर में जाके पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग से लेकर P ब्लॉक से लेकर S ब्लॉक से लेकर थर्मोडायनेमिक्स से लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेकर कहीं भी अगर रिएक्शन प्रोसीड करना एक्सोथर्मी को, तो उसको हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। और ये भाई साहब आयोडिनेशन में तो पहला अटैक ही औखा हो गया, इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि भाई साहब मोटे ताजे हैं, बल्कि हैं। बल्कि होने की वजह से पहला अटैक ही मुश्किल है।
तो फर्दर एफ बनेगा ही नहीं। तुम एच को तोड़े जा रहे हो, उसको क्या तोड़ना है वो तो मुझे पता है, एच से भी आसान टूटेगा, लेकिन पहला स्टेप तो हो एटलीस्ट, पहला स्टेप तो हो एटलीस्ट, पहला स्टेप तो हो एटलीस्ट। क्लियर? जब पहला स्टेप होएगा तभी तो बात आगे बनेगी। तो इसीलिए दोनों स्टेप अगर एक्सोथर्मिक हैं, then we can proceed the reaction, otherwise not. So peroxide effect only and only कौन दे रहा है? HBr, वो भी peroxide की प्रेजेंस में, नाम ही peroxide इफेक्ट, खराश इफेक्ट। लेकिन अगर peroxide नहीं है आपके पास, HBr लेके चल रहे हो, फिर भूल जाओ, फिर जनरल रिएक्शन आएगी, मार्कोवनिकोव एडिशन बनेगा। लो जी, पहले वाले का आंसर तो आपने बना दिया, दूसरे वाले का तो आप बना सकते हो, पेरोक्साइड लिखा हुआ HCl के साथ। स्मार्ट हो सारे बच्चे, ऐसा आपको हमेशा लगता रहा है। ठीक है, क्यों पेरोक्साइड लिखा हुआ है? ठीक है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के कि HCl पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देता है, ये जनरल अपना काम करेगा कार्बोक्टेन वाला। इसका एडिशन फ्री रेडिकल नहीं होने वाला, इसका एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहेगा, और ये वाला भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहेगा। जबकि ये जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हो वो फ्री रेडिकल एडिशन रहता है, फ्री रेडिकल एडिशन। हेलोजन्स जोड़ने हैं भाई, पहली बात इसकी इंपॉर्टेंस, ये एक अनसैचुरेशन टेस्ट है। इसमें जो ब्रोमीन है वो लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल बनाएगी, कार्बोक्टेन नहीं बनता, दूसरा सिम्ट इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक। और जो ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो जाएगा व्हेन रिएक्ट विद एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेशन टेस्ट बोलते हैं इसको, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और इससे बनता है साइक्लिक टीएस, और एडिशन होता है इसका ट्रांस। क्योंकि शायद आपको पता हो कि जब एल्कीन पे जाकर अटैक हुआ तो पुराने वाले बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, पुराने वाले बॉन्ड, ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ, ये पूरी तरह से बना नहीं है, ये वाला बॉन्ड भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। जो पाई बॉन्ड के साथ उलझ गया वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। इसको इधर से अटैक करना मना है, इधर से अटैक करना मना है, दिस विल अटैक फ्रॉम अनदर साइड, इसीलिए इसको क्या बोला हुआ है? ट्रांसएडिशन। जब 11वीं क्लास पढ़ाते हैं तो इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, कौन सी वाली जो मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता जरूर है कि जब आप तुम्हें पता है जूलॉजी की क्लास चल रही है, वेरी गुड, ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन CCl4, क्लियर। और इस सिस की जगह अगर आप ट्रांस ले लो, आपको बताया था कि जब सिस पे ट्रांस अटैक हो तो सामने बनता है रेसमिक मिक्सचर, शायद ना भूले हो। और जब कभी सिस ट्रांस पे ट्रांस एडिशन हो, सेम पे सेम, तो सामने कौन बनता है? मीजो। यहां दो कंपाउंड बने, यहां एक ही कंपाउंड बना। ये 101% तुम्हारे 11वीं के नोट्स में नहीं लिखा होएगा, ये 12वीं में जाकर पता चलता है, क्योंकि ऑप्टिकल तब पढ़ी नहीं होती है, तब ये बात बोल भी नहीं सकते। सिस पे ट्रांस एडिशन रेसमिक, सिस पे सिस एडिशन या ट्रांस पे ट्रांस एडिशन तो मीजो। मतलब मेरा कहने का मतलब है सेम पे सेम तो मीजो बनेगा, सेम पे सेम तो मीजो बनेगा, सेम पे सेम तो मीजो बनेगा। और दोनों है ऑप्टिकली
इनएक्टिव, दोनों है ऑप्टिकली इनएक्टिव। हो सकता है आपको पता चल गया हो कि ये हेलोनियम से चला, साइक्लिक टीएस बनी, और जहां आपके पास लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार सुनो, 50 बार सुनो, 500 बार सुनो, 5000 बार सुनो, वहां साइक्लिक टीएस बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। क्लियर? ये देखो, ये दिखा रखा है उसने, रट्टा मारने की बात है ही नहीं। और यहां ट्रांस की इंपॉर्टेंस है। अगर इथीन पे अटैक करा रहे हो तो क्या फायदा तुम्हें, वो तो हुआ ही इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन, लेकिन इस पे तुम सिस ट्रांस बता सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैसा फॉर्म था, सिस वाला। इस पे ब्रोमीन का अटैक हुआ। क्लियर है? और उल्टी साइड में हुआ, और साइक्लोहेक्सेन के अंदर ब्रोमीन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हो, तो ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन हो गया। ऐसे आपके पास हाइपोहेलस एसिड है, हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड बनाने के लिए तुम्हारी 12वीं क्लास का ग्रुप नंबर 17 और पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, वाटर प्लस हेलोजन। ये HX प्लस HOX बना रहे होते हैं, और सारे बच्चे समझदार हैं ऐसा उनको लगता है। क्लियर? HOX ये जो आपके पास है हेलोनियम, ये आपके पास कौन हो गया, हाइड्रोक्साइड। हेलोनियम एक ऐसा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास लोन पेयर है, बस कहानी खत्म होगी उसके बाद। तो जब आप क्या लेके चलोगे, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उस पे लिखोगे हेलोजन वाटर, इसका दूसरा मतलब आप HOX लिखे जा रहे हो, मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, साइक्लिक टीएस 100% बनेगी। तो बस मार्कोवनिकोव रूल ओबे करते हुए एक्स को यहां और OH को यहां ऐड कर दो। हो सकता है आप समझ गए इस बात को। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइपोहेलस एसिड्स। इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा था तो मैंने कटिंग लगाई नहीं है, लेकिन मेरे पास अरेंजमेंट है। ये देखो, क्या आप सो रहे हैं? क्या आप सच में नहीं जाग रहे हैं? अब कई देर तो आपको सोचने में लगेगी क्या आंसर दे। हाँ बोले। ये देख, क्या आप सच में नहीं जाग रहे हैं? कहता नहीं। हाँ भाई, चुप रहना अच्छा रहता है सबसे। इसमें तो बोल ही नहीं सकते कुछ। हाँ। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइपो, अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं इसको। उसकी वजह इस डबल बॉन्ड के अंदर जाकर एम्बेडेड होना, जो इजिली एम्बेडेड। HOF तो भूल ही जाओ ना, फ्लोरीन पे प्लस थोड़ी आ जाएगा बच्चे। HOF तो भूल ही जाओ ना, फ्लोरीन पे प्लस थोड़ी आ जाएगा। तो जो इजिली एम्बेडेड हो सकता है इस बॉन्ड के अंदर Cl है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में Br है, और I तो वैसे ही बहुत हाई लेवल का नौटंकीबाज है, आपको पता है, मोटा ताजा है, खा खा के मोटा हो गया है। क्लियर? तो अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा इसका। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो बहुत बुरी बात है। इसके मैकेनिज्म को बार बार नहीं देखना होता, बस एक बार शॉट मार दो, ऐसा गजब का सिक्सर मार दो कि बार बार कह रहे इसका क्या देखना, हमें पता है यार कैसे हो रहा है। तो ये टाइम नहीं खराब होएगा, मेरी ओपिनियन तो आपको यही है, बाकी चॉइस आपकी है। बार बार नहीं देखना होता इनको। ये देखो, सारी बातें पता चल गई हमें। और अब तो तुम्हें ये भी पता है कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब करवाऊंगा तो इसने अपना H+HSO4 यहां पक्का कार्बोकेटाइन बनेगा। जब मैं एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 करवाऊंगा, अब तो
चैप्टर वैसे ही संभल गया, पहला पहला ढंग से संभाल लो मोर्चा जो। तो डाइल्यूट है तो ये H और OH है, इनडायरेक्टली यूं समझो। लेकिन दोनों में कार्बोटाइन बनेगा, दोनों में रीअरेंजमेंट होएगा, दोनों में उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आएंगे। और जो स्टेबल कार्बोटाइन बनाएगा वो रिएक्ट फास्टर करेगा। बोला ना, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो सबसे फास्ट रिएक्ट ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, क्योंकि इससे स्टेबल कार्बोटाइन बन रहा है। तो जहां जहां H+ आ जाए विदाउट लोन पेयर, आपके पास कौन आ जाए विदाउट लोन पेयर? इलेक्ट्रोफाइल। बस सीधा सी बात है, कार्बोटाइन बना दो, और विद आ जाए मत बनाओ। बोलो भाई। ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन, इसको देखो, इसके बाद फिर मैं ऑक्सीडेशन पे चलता हूं। इतना तामझाम है नहीं जितना इसने दिखा रखा है, तुम्हारे लिए फिंगर टिप्स पे आ जाएगा अगर तुमने मेरे को ढंग से सुना है तो। श्योर है? लो जी, अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। इसमें मैंने आपको बताया था पहला ऑक्सीडेशन का स्टेप होता है कि आपने करना क्या है, ऑक्सीजन ऐड करनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब चाहे तो उसको आप हाफ O2 लिख लो या फिर ऑक्सीजन का नेसेंट फॉर्म लिख लो, और अवेलेबल करवाएगा ये Ag2O। और मुझे जो समझ में आता है, O के चारों तरफ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, बट लोन पेयर कंटेनिंग है। जब कोई लोन पेयर कंटेनिंग हो, ढेरों बार बता दिया आपको कि उसने एक साइक्लिक टीएस बनानी है, लेकिन साइक्लिक टीएस बनाने पर इसका कोई काउंटर पार्ट तो है नहीं, तो बस एक अनस्टेबल सा इपोक्सी स्ट्रक्चर बनकर फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। इसमें कोई बाद के अटैक के लिए तो न्यूक्लियोफाइल है नहीं ना। फिर आपके पास है ओजोनोलाइसिस, फिर आपके पास है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का एक सिंपल ट्रिक सिखा रखा है आपको, बाकी प्रैक्टिस गेम है। क्लियर? वैसे इसके दो पार्ट थे हमारे पास, अगर आपको समझ में आते हो तो। एक था रिडक्टिव, दूसरा था ऑक्सीडेटिव। एक था रिडक्टिव, दूसरा था ऑक्सीडेटिव। एक था रिडक्टिव, दूसरा था ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव मतलब जिंक रहेगा रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोलाइसिस तो होएगा लेकिन जिंक नहीं रहेगा। और जिंक का ऑल्टरनेट आपके पास डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी था। अगर ये रहते हैं, अगर जिंक वगैरह रहते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, लेकिन अगर जिंक नहीं है तो जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना H2O2, जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना H2O2, वो बने हुए एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। चेक कर लें, C ट्रिक सिखाई थी आपको। ओजोन, ओजोन रिबन काट दो, ये तो हमने इस साल भी किया एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। मैकेनिज्म नहीं बदलेगी, इसका भी रिबन काट दो, फाइनल आंसर आगे, बस और क्या करना है। हाँ, यहाँ जिंक है, जिंक है। अगर जिंक को रिमूव कर दोगे तो जो इसका साइड प्रोडक्ट निकला, जिसको इसने रिड्यूस किया था जिंक ने, ZNO वाटर, इसका साइड प्रोडक्ट था कौन? H2O2। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर जिंक रिमूव कर दूं, जिंक रिमूव कर दूं, तो फिर जिंक रिमूव करने से आपके पास H2O2 जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करने लगेगा, एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करने लगेगा, एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करने लगेगा। कीटोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये।
एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करता रहेगा बस। तो फॉर्मेल्डिहाइड बना फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड बना, सॉरी एसिटल्डिहाइड बना एसिटिक एसिड। अगर कोई भी टू ऑक्सो प्रोपेनल बना, टू ऑक्सो प्रोपेनिक एसिड, जिसको आप पायरुविक एसिड भी बोलते हो। ये समझाया उसने। ये मेरे पास H2O2 वगैरह, ये देखो यहां ऑक्सीडेटिव हुआ तो एसिड बन गए, कीटोन कीटोन रह गया, लेकिन जिंक डस्ट रहा तो एल्डिहाइड रह गया, बस इतना फर्क आ गया। समझ गई जनता? और कीटोन में भी वही सेम हरकतें होने वाली हैं, सॉरी एल्काइंस में भी सेम हरकतें होने वाली हैं। चेक करने के लिए ये देखो एल्काइन है, ये आपके पास एल्काइन है एसिटिलीन। और मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड HO, तो इस पे ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक करवाने से बस रिबन कटेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, ग्लाइओक्सल। इसका नाम हमने रखा हुआ है ग्लाइओक्सल। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दूं, जैसे आपको पता है कि अगर दोनों तरफ RR हो तो ये मेंटेन हो जाएगा। अगर जिंक नहीं है, H2O2 फॉर्म्स कॉजेज द फर्दर ऑक्सीडेशन। अब ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आप मेरे साथ में GOC 2-3 बार पढ़ चुके हो तो इस बॉन्ड में वैसे भी स्ट्रेन है, तो H2O2 के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटकर उसके लोअर नंबर ऑफ एल्केन्स के एसिड्स बन जाएंगे, लोअर नंबर ऑफ कार्बन्स के एल्केन्स बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा। बस चेक करना है कि जिंक है या नहीं है। और शायद आपको पता हो कि हमने बेंजीन का भी ओजोनोलाइसिस इसी टेक्निक से किया। एक ये वाला पार्ट, अब तो हमारे पास फैसिलिटी है, उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इस बॉन्ड को उड़ा दो, जो बच गए उस पर रिबन काट के डबल ओ, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, ये 3 मोल्स ऑफ क्या बन गए आपके पास, ग्लाइओक्सल। और शायद आपको पता हो बेंजीन को बेंजीन प्रूव करना है, मतलब 3 डबल बॉन्ड प्रूव करने हैं। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रूव करने हैं, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रूव करने हैं आपको। तो एक बहुत बढ़िया तरीका आपके पास क्या रहता है कि आप 3 ओजोन से रिएक्शन करवा दो जिससे 3 ग्लाइओक्सल आ जाए, द एविडेंस इन फेवर ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग। बोलो भाई। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस विद KMnO4। यहाँ KMnO4 की 2 कैटेगरीज दी थी मैंने आपको, शायद आपको याद हो। KMnO4 था आपके पास क्लियर, कोल्ड एंड डाइल्यूट। दूसरा था आपके पास हॉट एंड कॉन्संट्रेटेड। ये थोड़ा सा वीक इफेक्ट दिखाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाएगा। तो जब आप कभी भी एल्कीन लेके चलते हो तो हेडिंग डाल देते हो हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। तो उसके लिए 1% एल्कलाइन, कोल्ड, KMnO4 लेके चल रहे हो जिसको आप लोगों ने बेयर्स रिएजेंट बोला हुआ है। हाइड्रोक्सिलेशन 1% एल्कलाइन, कोल्ड, KMnO4 जिसको आपने बेयर्स रिएजेंट बोला हुआ है। C यहां आपके पास Mn डबल बॉन्डो, इन दोनों के बीच सिन एडिशन होकर
सेम साइड दो OH लग जाने। तो जनरली इस पर बच्चों को मैं क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास ये एल्कीन है, यहां मेरे पास बेयर्स रिएजेंट है, तो क्या मैं ये वाला आंसर बना दूं? ये वाला आंसर बना दूं? ये वाला आंसर बना दूं? विच वन इज गुड? पहले में और दूसरे में कोई फर्क नहीं, इसलिए दोनों आंसर ठीक है, परफेक्ट बात है। और ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि आप ट्रांस एडिशन नहीं करवा रहे हो। बेयर्स रिएजेंट 1% कोल्ड KMnO4, cis hydroxylation with an alkene also takes place with OSO4। अगर इसकी जगह ओसमियम टेट्राऑक्साइड पुट कर दो तो सेम हरकत होगी OSO4 रखने से भी। क्यों भाई? with Beer's reagent alkyne forms diketones। ये आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, वही KMnO4 है, रूम टेम्परेचर है, मतलब डाइल्यूट कोल्ड कंडीशंस है। पानी डाला है तो डाइल्यूट तो हो ही गया, कोल्ड रूम टेम्परेचर है। तो जहां उसमें दो OH आने, अब तो सोचो ना कि जब उसमें दो OH, इसमें डबल बॉन्ड OH आएगा और वो पता ही है इनोलाइजेशन करेगा ही करेगा क्योंकि ये इनोल इनोल है। तो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो कौन आते हैं? इसके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके पास कौन आते हैं? कीटोन्स। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल है, लेकिन अगर ये कॉर्नर पे लगे हो इस टाइप से तो इनको ऑक्सीडाइज करना कंपेरेटिवली इजी है। तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस करके चलना पड़ेगा, तो एग्जाम वाले का इस पे नजर रहती है। उसके बाद तो गेम ही बड़ा सिंपल हो गया, बस स्ट्रक्चर्स को तोड़ते चले जाओ। व्हेन यू हैव द हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट KMnO4, तो आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कि एक कार्बन का एसिड कौन बनता है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो। क्लियर? चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो। लो जी, अगर इन दोनों पे मैं हॉट KMnO4, तो बस इतना काम करना है, बॉन्ड ब्रेक। और एक कार्बन के एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हो, और जब हॉट KMnO4 हो तो वही CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसकी जगह आपने थोड़ा सा ब्रांच बढ़ा दी तो कोई चक्कर नहीं है, ये एसिडिक एसिड CO2 वाटर। अगर उसके बाद आपने 2 ब्यूटाइल ले लिया, 2 एसिडिक एसिड। अगर आपने उसके बाद कुछ ऐसी हरकत कर ली तो यहां भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे तुमने कभी नायलॉन 66 बनाया था, और अगर इसकी जगह पर ब्रांच्ड आ जाए, अगर इसकी जगह पे ब्रांच्ड आ जाए, ब्रांच्ड, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके क्या बना दो? एसिटिक एसिड। और ये क्या बना देगा? कीटोन। अगर कंडीशंस अभी भी विगरस बनी हुई हैं तो ये भाई साहब भी पोपोफ रूल के अकॉर्डिंगली टूट जाएंगे। शायद याद करो, आपको पता हो पोपोफ रूल। क्यों भी क्लियर होगी बात सारी की सारी? आइसोमेराइजेशन आपको पता है एल्यूमिनियम +3 की प्रेजेंस में करवाते हो आप, तो इससे क्या होएगा? एक अनब्रांच्ड ब्रांच में। और अब तो आपके पास डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बदलने का ऑप्शन है। तो जैसे ब्यूटीन था तो इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर बन गई, और ये आपके पास 1 पेंटीन है, 2 पेंटीन इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर भी, जिसका मतलब ही आइसोमेराइजेशन है। वो सिर्फ ब्रांचिंग करवाने के अलावा यहाँ, अगर आपको पिछला चैप्टर याद आ रहा हो जो कल परसों ही आपने पढ़ा था, अगर आपके पास
ओनली ब्यूटेन है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ये अपने आप को ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर गया। सिमिलरली अगर आपके पास 1 ब्यूटीन है 1 पेंटीन है तो अपने आप को सब्स्टिट्यूटेड मतलब डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बदल सकते हो, डबल बॉन्ड की लोकेशन के अलावा ब्रांचिंग भी करवा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन थी जिसके अंदर आपको बनती है मस्टर्ड गैस, वोर गैस। चेक करने के लिए ये आपके पास इथीन है, ये आपके पास H2Cl2 है, यहां SS है, CH2Cl, CH2CH2Cl। अगर इसको थोड़ा प्रॉपरली एक एक वर्ड हटाकर देखो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, यहां मान लो HH लग गए और इस जगह पर ईथर लग गया ओ, तो ये डाइथाइल ईथर हो गया। और अगर वापस वही हरकत कर डाली, यहां अपने सल्फर, तो ये डाई इथाइल थायोईथर हो गया। यहां ClCl वापस लगा दिए, फिर आपने इसको अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश, तो नाम क्या दे दिया, बीटा बीटा डैश, डाई क्लोरो डाई इथाइल थायो ईथर। और ये मस्टर्ड गैस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बनाई गई थी, मस्टर्ड गैस। मुझे लगता है एल्कीन सबसे लंबा पोर्शन था, हो सकता है इसमें कवरेज मिल गई हो आपको मैक्सिमम। अब इसके बाद एल्काइंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट और धांसू वाली रिएक्शन के बारे में आपसे मैं बात कर लूं, ध्यान से सुनना। एल्काइंस की सबसे बढ़िया वाली रिएक्शन वो है एसिडिक नेचर ऑफ द एल्काइंस। क्लियर? उसमें भी कौन, टर्मिनल, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। ध्यान से सुनना भाई, सारी दुनिया जानती है होता क्या है, C+C, यहां कुछ भी लगाओ मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन एसिडिक बेसिक नेचर पे इफेक्ट तो डालेगा, क्योंकि EDG एसिडिक को कम करते हैं, EWG एसिडिक को बढ़ा रहे होते हैं। क्यों जी? कुछ पता चला मैं क्या बोल गया? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो कार्बन है ये sp है, परसेंटेज s करेक्टर 50% है, ENC बढ़ गया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी बढ़ गई। अब ENC भी बढ़ गया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी बढ़ गई, तो इस कार्बन को पार्शली नेगेटिव और इस हाइड्रोजन को पार्शली पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रही कोई धांसू टाइप का एसिड बन गया, ये कि इसका Ka अगर मैं एल्कीन से कंपेयर करूंगा, अगर मैं एल्काइन से कंपेयर करूंगा एल्केन से, तो उनसे इसका Ka ज्यादा ही होएगा। और एक बहुत बढ़िया वाले बेस लाइक सोडामाइड, क्लियर, टोलेंस रिएजेंट तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। अब AgNO3 NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर ऐसा कुछ लेकर आता हूं मैं, सोडामाइड AgNO3 NH4OH, तो ये इस H का यहां से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी पावरफुल बेस CH3। वैसे मीथेन तो दुनिया का सबसे घटिया एसिड है मीथेन, उसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होएगा। तो आप इस R का रिमूवल करके इस पर सोडियम एल्काइनाइड, सिल्वर एल्काइनाइड, मिथाइल तो फर्दर एल्काइन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको समझना है वन एल्काइंस आर कंपेरेटिवली बोल रहा हूं, कंपेरेटिवली एल्केन से कंपेरेटिवली अच्छे एसिड है। उसकी वजह sp हाइब्रिड कार्बन है, उसकी वजह ENC बढ़ना है, उसकी वजह कार्बन का पार्शियली नेगेटिव होना है, उसकी वजह हाइड्रोजन जो अटैच्ड है उसका पार्शियली पॉजिटिव होना है। तो किसी पावरफुल बेस के साथ आप इसका रिमूवल कर सकते हो, और ये लिखा आपको दिया गया, लेकिन इसकी कोई यूज नहीं है, कोई बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंस नहीं है। बस इतना समझना है
जो वन एल्काइंस हैं, जो वन एल्काइंस हैं, उनका एल्कीन एल्केन के कंपैरिजन में एसिडिक नेचर 10⁻⁻25, ये -35, ये -40। अब इतनी वेरी लो वैल्यू बोलने से अच्छा बोलो ही मत कि एसिडिक है। एल्कोहल इनसे काफी अच्छे हैं, जबकि हमारी नजर में एल्कोहल चैप्टर में एल्कोहल पुअर थे। पानी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, और जो कार्बोक्सिलिक है वो तो 10⁻⁻5 के रेंज के हैं। सोडामाइड से रिएक्शन करवाया, ये देखो सोडियम से, सोडामाइड से व्हाइट पीपीटी बना विद टोलेंस रिएजेंट, इट इज टोलेंस रिएजेंट। So we can differentiate one alkynes. We can differentiate one alkynes from the two alkynes with the help of Tollens reagent, क्योंकि two alkynes पीपीटी देंगे नहीं, जबकि one alkynes easily precipitate बना के दे देंगे आपको। हाँ भाई, इन बातों को समझ गए हो तो अब चलते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ। ध्यान से सुन लो और समझ लो। इसमें मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो। डाई हेलो लेकर चलो, ट्राई हेलोजन लेके चलो, और टेट्रा हेलोजन लेके चलो। क्लियर? यहाँ डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स एंड टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है जी। इस जगह पर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो बेस रखो। इस जगह पर सिल्वर रखो, इस जगह पर जिंक के 2 मोल रखो। इसके अलावा प्रिपरेशन मेथड पीछे सीख चुके हो जिसका नाम था कोल्ब्स। इसके अलावा प्रिपरेशन मेथड पीछे सीख चुके हो कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम प्रोपाइनाइड, उनका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो किसी को अगर फर्स्ट नंबर सीखना हो तो ये तो इन्वेस्टमेंट था, जितना बढ़िया हो गया हो उतनी अच्छी बात है। जेमिनोल और विसिनोल कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब है एलिमिनेशन करवाना। क्या होएगा? 1H सेकेंड Br, तो आपके पास यहां पे Br हट गया तो CH2 ये हटा तो डबल बॉन्ड आ गया। लो जी, अब एक सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई जो शायद बच्चों को पता चल गई हो कि इसके अंदर रेजोनेंस शुरू हो गया, तो फर्दर एलिमिनेशन एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तब आप सोडामाइड वेरी पावरफुल बेस लेकर चलोगे। देन अगेन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और आपको यहां बताया था मैंने कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कई बार। वो अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडामाइड कैन बी यूज फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन, तो यहां उसने लिख कर दे दिया मेरे को विसिनल डाई और यहां एक्स सोडामाइड। तो शायद आपको पता हो कि पहला मॉलिक्यूल तो यूज होएगा इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तो आपके पास 2 मोल यूज होकर तो इथाइन बन जाएगा, और 2 मोल फर्दर यूज होकर उसका सोडियम सोल्ट बन जाएगा। इसमें बताओ भाई, हाउ मेनी मोल्स फॉर द कंप्लीट रिएक्शन? क्वेश्चन सेम है, 3, क्योंकि फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे 2 मोल तो यही यूज करवाने पड़ेंगे, और एक सोडामाइड फाइनली यहां यूज करवाना पड़ेगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है जी। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। क्लोरोफॉर्म पे सिल्वर डाल दो, परफेक्ट रिएक्शन जो 12वीं क्लास में भी आ चुकी है। इथाइन बन गया। What happens when chloroform react with silver powder? What happens when the chloroform react with silver powder? तो आंसर है इथाइन का बनना।
और इसी तरीके से अगर आप जैसे सिल्वर पाउडर, जिंक ले लो, जैसे मैंने आपको बताया, एल्काइन उतना कुछ ज्यादा टास्क वाला काम है नहीं, एल्कीन्स पे अगर पकड़ आपकी तो लिसन, ये मेरे पास अब है ब्रोमीन ब्रोमीन, और पीछे ब्रोमीन ब्रोमीन पे आपने जब जिंक रखा था तो ZnBr2 ZnBr2 डी हेलोजिनेशन हो गया, और डी हेलोजिनेशन होने से एल्काइंस बन गए। बाकी कैल्शियम कार्बाइड पर भी सेम हरकतें करवा सकते हो। पानी डालना पड़ेगा। मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम प्रोपाइनाइड पर भी वाटर का एडिशन करवा सकते हो। इससे बन जाएगा आपके पास क्या, प्रोपाइन, इससे बन जाएगा इथाइन, इसके अलावा कोई प्रिपरेशन मेथड है ही नहीं। बोलो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे ना तो आपसे वो एल्कीन एल्काइन की लड़ाई करवाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे वो बोलेगा एक तो आपके पास एल्कीन है, आप शायद क्वेश्चन समझ भी गए हो, एल्कीन है और एक एल्काइन है, इस पे मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। कहते जी दोनों के लिए फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। फिर मुझे डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जब, तो पहला तरीका है कार्बोकेटाइन बनना, और दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, साइक्लिक टीएस बनना। अगर नहीं भूले हो, आज ही बताया था। और अगर इसका भी तुम इसी तरीके से कार्बोकेटाइन बनाओ तो ये कंपेरेटिवली sp2 हाइब्रिड होने से अनस्टेबल है, और यहां रिंग स्ट्रेन होने से अनस्टेबल है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जो रेट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो रेट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो रेट है वो एल्कीन्स में कंपेरेटिवली फास्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो रेट है वो एल्कीन्स में कंपेरेटिवली फास्ट है। रिएक्शंस तो वही आनी है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, क्लियर, रिएक्शन तो वही आनी है सारी की सारी। लेकिन समझना क्या है, पीछे 1 मोल यूज कर रहे थे, अब आप 2 मोल यूज करोगे। चेक करने के लिए नजर मार सकते हो इस पे। जैसे मुझे हेलोजन एसिड का अटैक करवाना है तो वही रूल लगेगा, मार्कोवनिकोव, बस 1 मोल की जगह अब 2 मोल कंज्यूम होंगे। क्लियर। तीसरी बात, कार्बोकेटाइन के थ्रू ही चलेगी रिएक्शन, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एल्कीन को 2 से 4 बार पढ़ लो तो एल्काइन पढ़ने कंपेरेटिवली सुपर इजी। वही कि अगर आप HBr लेके जा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह पे फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा। समझे भाई क्या बातें हो रही हैं? तो हो सकता है इस 1 और 10 मिनट्स में कुछ मिला हुआ आप लोगों को, आई डोंट नो, लेकिन कोशिश पूरी थी कि आपके दिमाग में सिंगल सिंगल लाइन को लॉजिकली इंट्रोड्यूस करवा दें जिससे काम करना आसान हो जाए। ये देखो HCl है, पहले मार्कोवनिकोव से H फिर Cl, यहां तो मार्कोवनिकोव की नीड ही नहीं। अगर ये प्रोपाइन वगैरह होता ना तो पहला H, फिर इस जगह पे Cl, अगली बार फिर H और यहां Cl, जेमिनल का फॉर्मेशन हो जाना था, जेमिनल जेमिनल। ठीक है जी।
एक बार रीड कर लेना इसको, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मेरे को क्वेश्चन भेज देना भाई।